नेपाल से क्या है सीएम योगी का नाता? नेपाल में क्यों लहराए गए सीएम योगी की तस्वीरें? ये सवाल लोगों के जहन में तब आए जब नेपाल की सड़कों पर सीएम योगी की तस्वीरें लिए युवा नजर आए। इसके बाद से नेपाल से लेकर भारत तक सीएम योगी की चर्चाएं तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया। पूरा मामला क्या है, अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू में रविवार को आयोजित एक राजतंत्र बहाली समर्थक रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराई गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भीड़ ने योगी योगी के नारे भी लगाए। इस घटना से नेपाल से भारत तक की राजनीति में खलबली मच गई है। नेपाल के सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने इस बात को मुद्दा बना दिया है कि भारत द्वारा नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीएन यूएमएल के नेता और नेपाल के पीएम केपी ओली ने कहा कि हम अपनी रैलियों में विदेशी नेताओं की तस्वीरें नहीं लहराते, यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इस घटना को सरकार की साजिश करार दिया है। पार्टी का कहना है कि सरकार रणनीति के तहत राजशाही समर्थकों को बदनाम करना चाहती है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ नेपाल की राजनीति के लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? राजशाही समर्थकों के लिए योगी आदित्यनाथ नेपाल में क्यों पोस्टर बॉय बन रहे हैं? भारत और नेपाल संबंध केवल भौगोलिक या राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं है। भारत नेपाल सीमा से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोरखपुर के आसपास के लोगों को पता है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव किस हद तक है। कहा जाता है कि गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हर साल 14 जनवरी को लगने वाले खिचड़ी मेले में गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी नेपाल नरेश के परिवार की ओर से चढ़ाई जाती है। उसके बाद ही आम जनता के बीच खिचड़ी मेले की शुरुआत हो जाती है। नाथपंथ की जड़ें भारत में गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हैं। गोरखनाथ का नेपाल से गहरा संबंध रहा है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने नेपाल के पहले शाह वंश के संस्थापक को आशीर्वाद दिया था। तब से ही नेपाल की राजशाही पर शाह वंश का कब्जा बरकरार है। नेपाल में पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जैसे मंदिर नाथपंथ की विरासत को समृद्ध करते रहे हैं। गोरखनाथ मठ और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वरों का नेपाल की राजशाही से बहुत निकट का रिश्ता रहा है। गोरखनाथ पीठ के पूर्व महंत दिग्विजयनाथ ने नेपाल के राजा त्रिभुवन को सत्ता में फिर से स्थापित करने में सहायता की थी। महंत अवैधनाथ ने माओवादियों के खिलाफ तथा नेपाल में राजशाही एवं हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया। अब नेपाल के लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उन्हें कम्युनिस्ट निजाम से मुक्ति दिलाने में आगे आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है कि भारत के पड़ोस में इसका प्रभाव पड़ेगा ही। नेपाल विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा है, पर अभी 2008 में नेपाली में नए संविधान को अपनाया गया और देश में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को स्थापित किया गया। जब से देश में राजशाही खत्म हुई है, नेपाल की जनता गरीब, बेरोजगारी आदि से त्रस्त है। देश की जनता इंडियन सिनेमा और टीवी देखती है। समाचार के नाम पर यहाँ हिंदू न्यूज चैनल ही अधिकतर देखे जाते हैं। भारत में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योगी की कार्यशैली पसंद किया है। ठीक उसी तरह नेपाल में भी उन्हें देखा जा रहा है। भारत में तो कई बीजेपी विरोधी मुख्यमंत्रियों ने भी योगी की कार्यशैली को अपनाया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी की नेपाल में छवि एक सख्त प्रशासक की बन गई है। नेपाल की जनता भी यही चाहती है कि योगी की कार्यशैली को उनके यहाँ के नेता अपनाएं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम माफिया के खिलाफ कार्रवाई का भी नेपाल की जनता पर बहुत असर पड़ा है। नेपाल की जनता के बीच यह बात बहुत तेजी से फैली है कि नेपाल में मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आरएसएस के सपने में नेपाल हमेशा से अखंड भारत का हिस्सा रहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस नेपाल को राम राज्य के मिसाल के तौर पर देखता था, जो मुस्लिम शासकों के हमले से कभी अशुद्ध नहीं हुआ। आरएसएस के सपने में नेपाल हमेशा से अखंड भारत का हिस्सा रहा है। इतना ही नहीं, आरएसएस नेपाल को राम राज्य के मिसाल के तौर पर देखता था, जो मुस्लिम शासकों के हमले से कभी अशुद्ध नहीं हुआ। जिस तरह भारत में आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने पूरे देश भर में अपनी जड़ें फैलाई, उसी तरह नेपाल में भी आरएसएस की शाखाएं दूर दूर तक फैल चुकी हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 में नेपाल के राजा महेंद्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में मकर संक्रांति की रैली को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण को किंग महेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, पर राजा के रुख से भारत की तत्कालीन कांग्रेस सरकार खुद को सहज नहीं महसूस कर रही थी। एक रिपोर्ट में बैटल्स ऑफ द न्यू रिपब्लिक के लेखक प्रशांत झा को कोट करते हुए लिखा गया है कि राजा वीरेंद्र पंचायती व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे थे। तभी विश्व हिंदू परिषद ने काठमांडू में राजा वीरेंद्र के समर्थन में लामबंदी की थी और उन्हें विश्व हिंदू सम्राट घोषित किया था। शाही कत्लेआम के बाद राजा ज्ञानेंद्र को भी वीएचपी ने यही उपाधि दी थी। नेपाल के शाह वंश का गोरखपुर के गोरखनाथ मठ से ऐतिहासिक संबंध रहा है। गोरखनाथ मंदिर की नेपाल में कई संपत्तियां हैं, इनमें स्कूल और अस्पताल भी शामिल हैं।